को काटना पड़ता है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाँ ओके, डिस्चार्ज एडवाइस क्या होती है? डिस्चार्ज एडवाइस यह है, नंबर 1 स्ट्रिक्टली फॉलो द मेडिकेशन, जो मेडिकेशन बताई है वो स्ट्रिक्टली फॉलो, और कम से कम 6 वीक तक उसने कोई हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह ये प्रिवेंट करनी है, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि कब उसकी जो वाइटल्स है वो कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक चेक करनी पड़ती है, घर में भी उसको मॉनिटर करनी पड़ती है, कभी भी कोई चेंज आए तो उसको दोबारा कंसल्ट करनी चाहिए, और एनी ब्लीड पर वेजाइना आफ्टर डिलीवरी शुड बी रिकंसल्ट, ठीक है जी। तो मतलब ब्लीड पर वेजाइना की केसेस में पेशेंट को बताया जाता है कि आपने दोबारा आना है, ठीक है जी, क्योंकि और दूसरी बात, अगर माँ को डिप्रेशन हो जाती है, पोस्टमार्टम मतलब डिप्रेशन हो सकती है, साइकोसिस हो सकती है, ये भी बताते हैं। तो ये जो मेन वाइटल्स है, पर वेजाइनल ब्लीड है, ये सारी चीजें बताते हैं, ताकि अगर इसमें कोई भी चेंज आए तो उसको दोबारा वापस आना चाहिए। और पोस्टमार्टम जो पीरियड होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, वो 6 वीक तक होता है, जिसके बाद एक माँ बात लेती है और पोस्टमार्टम पीरियड खत्म हो जाती है, ठीक है जी। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन लेयर्स ऑफ सी सेक्शन के, सी सेक्शन जब हम करते हैं तो उस वक्त कौन कौन से लेयर्स को जनाब वो काटते हैं, स्पेशली इन द सर्जरी। तो सी सेक्शन आप लोगों ने एनआरई स्टेप 1 में तो पढ़ा होगा कि सी सेक्शन के कुछ इंडिकेशंस होते हैं। हाँ जी, सी सेक्शन के इंडिकेशंस होते हैं, कुछ मैटरनल इंडिकेशन है और कुछ फीटल इंडिकेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे एक माँ है, उसकी नैरो पेल्विक इनलेट है, कुछ मदर्स होती है ओबीज होती है, उनकी पेल्विक इनलेट बोन की पहले से क्या है, नैरो है, तो उसकी हर दफा जब बच्चा पैदा होगा वो सी सेक्शन से होगा, क्योंकि उसमें अगर बच्चा वो नॉर्मल पैदा होने की कोशिश करेगा तो उससे जनाब कंप्रेशन हो सकती है, शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है। क्या हो सकता है? शोल्डर डिस्टोशिया। तो नंबर 1 एक फैमिली हिस्ट्री है जिसमें माँ को पेल्विक इनलेट नर्विंग का इशू है, नंबर 1। नंबर 2 यह है प्री क्लाम्शिया या ई क्लाम्शिया है, इसमें भी सी सेक्शन कराते। पहले हम माँ को स्टेबलाइज करेंगे, और द बेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी वो लेबिटेलॉल है। क्या है? लेबिटेलॉल। ये बीटा ब्लॉकर है। फिर अगर हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो हम हाइड्रोलाजीन भी दे सकते हैं। कौन सा? हाइड्रोलाजीन। तो प्री क्लाम्शिया और ई क्लाम्शिया, इसमें भी हम क्या करेंगे? सी सेक्शन करते हैं। इसके बाद अगर एक माँ है, उसको एक्टिव जेनिटल ऑर्गन इन्फेक्शन है, हर्पीज वायरस इन्फेक्शन है, मतलब कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन इन जेनिटल एरिया इज इंडिकेशन ऑफ सी सेक्शन, ये भी सी सेक्शन है। फिर अगर एक फीटस की हम बात करें, अगर एक बच्चा है उसका हार्ट रेट बहुत कम आ रहा है, फीटल ब्रेडिकार्डिया, सी सेक्शन करते हैं। कार्ड क्लैंपिंग, अम्बिलिकल कार्ड उसके इर्द गिर्द जो है ना क्लैंप हुआ है, तो इसमें बच्चे की मरने की चांस होती है, फिर भी सी सेक्शन करते हैं। तो मतलब कुछ कंडीशन ऐसे हैं। और एक होते हैं पोस्ट डेट डिलीवरी, अगर 40 हफ्तों से भी ज्यादा टाइम हुआ है बट माँ को कंट्रैक्शन फील नहीं हो रही और बच्चे में इतना है नहीं, उसको भी ब्रेडिकार्डिया है, वो नीचे डिसेंड नहीं हो रहा, तो हम सी सेक्शन करेंगे। तो आप लोगों ने ब्रीच प्रेजेंटेशन, इसको हम कहते हैं फीटल एबनॉर्मेलिटी या फीटल मेल पोजीशनिंग। अगर एक बच्चा है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट बटक्स है या प्रेजेंटिंग पार्ट कोई लेग है, तो उसमें भी हम सी सेक्शन करा सकते हैं। यस। अब ब्रीच के अंदर क्या है? ब्रीच है क्या? ब्रीच इज एनी एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीटस अदर देन हेड। बच्चे का जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक है। क्या है? सिफेलिक है, उसका हेड पार्ट आता है, लेकिन अगर उसका हेड के अलावा कोई और है, उसका नाम क्या है? ब्रीच है। अब बाज बुकात बच्चा होता है, उसका एक लेग वजाइनल कैनाल की तरफ है और एक ऊपर होता है, इसको सिंगल फुट लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल फुट लिंक। और अगर बच्चा यूट्रस में ऐसे है, ये दोनों लेग इसके सामने वजाइना की तरफ है और फीटस का जो हेड है वो ऊपर फंडस की तरफ है, इसको कहते हैं कंप्लीट फुट लिंक। क्या कहते हैं? कंप्लीट। और बाद औक़ात बच्चा, इसकी जो लेग है ना वो ऐसे फ्लेक्स होती है, तो दोनों लेग ऐसे फ्लेक्स होती है और उसका बटक्स जो है ना वो वजाइना की तरफ है, उसको हम ब्रीच, कंप्लीट ब्रीच कहते हैं। अब समझ गए कि नहीं? तो एबनॉर्मल पोजीशन बच्चे का अगर प्रेजेंटिंग पार्ट हेड के अलावा कोई और है, इसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब सवाल यह है, ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे? जिसने ये सवाल ऐसा जवाब दिया ना वो फेल नहीं होगा। आप लोगों ने जवाब इस तरह देना है कि मैम ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर 75% बच्चे ये रोटेट होकर नॉर्मल पे आ जाते हैं, हर एक ब्रीच प्रेजेंटेशन सी सेक्शन हो नहीं होता, वो ये चेक करना चाहते हैं। जो लोग जाते हैं वो कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन सी सेक्शन, ठीक है ना? ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम फॉलो अप करेंगे। क्या करेंगे? फॉलो अप करेंगे और माँ को बताएंगे कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, आप अपनी घुटनों के बल बैठा करें ताकि बच्चा रोटेट करे। अब बच्चे भी तो सांस से, बच्चे भी तो हाथ पैर मूव कर रहे, तो अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन में माँ एंटीनेटल चेकअप पे आती है
तो उसको कहते हैं कि 75% जो है उसकी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा खुद क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाता है। अगर बच्चा रोटेट ना हो पाया तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट क्या करती है, एक हाथ माँ की प्यूबिक एरिया पे रखती है और एक हाथ पर्व जाना इंटर करती है और बच्चे का जो पार्ट है ना उसको मूव करने की कोशिश करती है ताकि माँ बच्चा जो है अंदर से क्या हो जाए, रोटेट। इसको एक्सटर्नल वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वर्जन। तो सुप्रा प्यूबिक हैंड रखती है और एक हाथ इंटर थ्रू विजाइना एंड ट्राई टू रोटेट दैट बेबी, इसको एक्स्ट्रा वर्जन कहते हैं। तकरीबन 20% बच्चे इससे जो है ना नॉर्मल पे आ जाते हैं। और अगर इन टाइम पे फॉलो अप भी हो गया, एक्सटर्नल वर्जन भी हो गया, बट फिर भी बच्चा जो है वो ठीक ना हुआ, फिर बाद में जाके हम क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। तो हर एक ब्रीच का हल सी सेक्शन नहीं है, बट कुछ ब्रीच ऐसे होते हैं जिसपे हम फॉलो अप भी करते हैं, जिसमें हम एक्सटर्नल वर्जन भी करते हैं, और अगर वो फिर भी ना हो जाए तो हम क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। ठीक है जी। तो आप लोगों ने आंसर कैसे करना है कि मैम डिपेंड अपॉन दी टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी। अगर डिलीवरी में टाइम है तो हम क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। हम मदर को काउंसिल करेंगे कि ये बच्चा खुद ब खुद रोटेट हो सकता है। इससे माँ की साइकी पे पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि सी सेक्शन का नाम सुन के माँ डिप्रेशन में चली जाती है कि यार अब मेरी ऑपरेशन होनी है। तो फिर एक तो हम उनको ये बताते हैं कि 75% चांस है कि क्या हो जाए, नॉर्मल। नहीं तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट उसको अपनी फिंगर से रोटेट करने की कोशिश करती है। तो हर एक चीज करने के बावजूद अगर वो रोटेट ना करे तो फिर एंड में क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। अब समझ गए कि नहीं। और ये आया भी था, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन जो है ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है जी। अब ब्रीच प्रेजेंटेशन के 3 टाइप्स है। कौन से 3, और से सुने। अगर एक बच्चा है वो यूट्रस में ऐसे पड़ा है, मैंने बताया भी, जिसका 1 फुट जो है एक्सटेंड है, क्या है, एक्सटेंड है, और 1 फुट क्या है, फ्लेक्स है, और जो एक्सटेंडेड फुट है वो वेजाइना की तरफ है, दैट इज कॉल्ड सिंगल फुटलिंग ब्रीच। वो क्या है, सिंगल फुटलिंग, कि 1 फुट जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है। कभी कभार बच्चा ऐसे पड़ा होता है, इसके दोनों पैर जो है वेजाइना की तरफ है, वो कंप्लीट फुटलिंग है। क्या है, कंप्लीट फुटलिंग है। और कभी कभार बच्चे की दोनों फुट क्या होती है, फ्लेक्स, और उसका बटक्स जो है ना आगे जाती है, उसको कंप्लीट ब्रीच कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीट ब्रीच कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, बट डिपेंड करता है कि अगर माँ जो है पहले आई है तो 75% फिर भी चांस है कि इसका बच्चा रोटेट हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ठीक है जी, ये पॉइंट। अगर सी सेक्शन करनी पड़े तो लेके जनाब लेयर्स कौन कौन से काटने हैं। नंबर 1, सी सेक्शन जो है ये आजकल जो है एपिड्यूरल में किया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल ब्लॉक देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, और एब्डोमेन में अम्बिलिकस से नीचे नीचे जितना भी एरिया है उसको सुन कराते हैं। ठीक है जी। तो जनरल एनेस्थीसिया में नहीं देते, इसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। सबसे पहले जो लेयर है उसको स्किन कहते हैं, हम स्किन को काटते हैं, नंबर 1। नंबर 2 लेके सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या होती है, या सबक्यूटेनियस फैट्स होती है, इसको हम फिर अलग करते हैं, सबक्यूटेनियस फैट्स। फिर इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट वन, फेशिया। क्या होती है, फेशिया। फेशिया इज नथिंग, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। फिर इसके बाद मसल्स आते हैं। अब ये मसल वो वाइवा में पूछते हैं कि जो मसल रास्ते में आता है और सी सेक्शन के दौरान हम उसको काटते हैं, इसको प्ले ऑफ करते हैं, वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। कौन सा है, रेक्टस एब्डोमिनस। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द मसल दैट इज प्लेव्ड आउट इन सी सेक्शन दैट इज कॉल्ड रेक्टस एब्डोमिनस। बातें समझ रहे कि नहीं, रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस मसल को जब हम साइड पे करते हैं तो हमें फिर पेरिटोनियम नजर आ जाती है। कौन सी चीज, पेरिटोनियम। व्हाट इज पेरिटोनियम, इट इज अ फैटी लेयर। ये क्या है, फैटी लेयर है। यहाँ पे अगर मैम पूछे कि वंस यू सी दैट पेरिटोनियम विच स्ट्रक्चर हैज टू बी सिक्योर्ड, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। इसके साथ ब्लैडर होता है, इसको थोड़ा सा नीचे मतलब थोड़ा सा पुश करते हैं ताकि ब्लैडर इंजर्ड ना हो जाए। तो पेरिटोनियम देखने के बाद विच स्ट्रक्चर हैज टू बी सिक्योर्ड, यूरिनरी ब्लैडर। और इसके बाद पेरिटोनियम को भी हटाने के बाद आपको फिर नजर आती है यूट्रस। कौन सी, यूट्रस। यूट्रस को काटते हैं तो हमें नजर आती है एमनियोटिक सेक। क्या नजर आती है, एमनियोटिक सेक। क्योंकि जो बच्चा है वो तो यूट्रस के अंदर किस सेक में पड़ा होता है, एमनियोटिक। और एमनियोटिक सेक को जब हम काटते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, दैट इज फीटस। इसमें फिर फीटस होता है। तो ये जहां स्किन से लेके बच्चे तक पहुंचने के लिए इन एरियाज को हमें काटना पड़ता है, इनको लेयर्स ऑफ सी सेक्शन कहते हैं। ठीक है जी, कि व्हाट आर द लेयर विच इज कट ड्यूरिंग सी सेक्शन। अब देखें, इसमें आप लोग को मैं एक और पॉइंट बता रहा हूं, ये अगर किसी ने याद करना है तो लेके मिसाल के तौर पे देखिए, इसमें ये पी साइलेंट है, पी क्या है, साइलेंट है। तो ये मैंने क्या लिखा है, अगर पी साइलेंट हो जाए
दैट इज कॉल्ड फेनन स्टील। क्या लिखा है? फेनन स्टील इंसिजन इसमें देते हैं। सी सेक्शन में जो ज्यादातर इंसिजन यूज होती है उसका नाम है फेनन स्टील इंसिजन, ये भी याद रखना है। जिस तरह कोलिसिस्टेक्टोमी उसमें कूचर इंसिजन है, क्या है? कूचर। तो सी सेक्शन की जो इंसिजन है उसको फेनन स्टील इंसिजन कहते हैं। इसमें ये पी साइलेंट है, एफ से स्टार्ट होती है, फेनन सील इंसिजन इसको हम कहते हैं। ठीक है जी। अब देखें इसमें जो इंसिजन है ना इसके दो तरीके हैं। पहले जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है, मतलब उन लोगों ने क्या करना था, पहले तो अम्बिलिकस के नीचे जाते सुप्रा प्यूबिक एरिया, और वहां पे पहले इंसिजन, अगर ये मिसाल के तौर पे अम्बिलिकस है तो उसके नीचे इंसिजन ऐसे दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इंसिजन। कौन सा है? वर्टिकल। बट आजकल जो इंसिजन है वो क्या होती है? दैट इज हॉरिजॉन्टल। वो क्या है? मतलब ट्रांसवर्स इंसिजन। कौन सी? इस ट्रांसवर्स इंसिजन को फेनन स्टील इंसिजन कहते हैं। समझ रहे कि नहीं? फेनन स्टील इंसिजन। और ये जो यूट्रस है ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट इंसिजन है, कि लोअर पार्ट में इंसिजन लगाते हैं और इसको फिर हम काटते हैं। ठीक है जी। अब सी सेक्शन के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पेशेंट को बताना पड़ता है कि आपने वुंड केयर जो है ना वो करनी है, मतलब एंटीबायोटिक देते हैं, पेन किलर देते हैं, और इसकी जो स्टेजेस है उसको हील होने में कम से कम 3 हफ्ते लग जाते हैं। कितने? 3 हफ्ते। मतलब जो दोबारा, और स्टिचेस की हर वीक जो है ना उसको विजिट करनी है कि कहीं पे स्टिचेस पे इन्फेक्शन या एब्सेस वगैरह ना हो। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि सी सेक्शन के बाद अगर स्टिचेस में इन्फेक्शन आ जाए, उसमें पस बन जाए, तो फिर क्या करना है? हम स्टिचेस को दोबारा खोलेंगे। क्या करेंगे? खोलेंगे, पस को ड्रेन करेंगे, दोबारा इसको रीस्टिच कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ से क्लियर करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो यूट्रस है पहले इसको स्टिच करते हैं। किस चीज को? यूट्रस को। इसके बाद पेरिटोनियम को नहीं करते। इसके बाद हम रेक्टस एब्डोमिनस को स्टिच करते हैं, और आखिर में स्किन को स्टिच करते हैं। इसकी 3 लेयर स्टिचिंग होती है। हाउ मेनी? 3 लेयर स्टिचिंग होती है। यूट्रस को स्टिच करते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस को करते हैं, और स्किन को करते हैं। तो ये 3 लेयर के अंदर हम यूट्रस को जनाब क्या करेंगे? दोबारा स्टिच करते हैं। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी सी सेक्शन। जस्ट आप लोगों को इसके नेम पता होना चाहिए कि इसके नेम जनाब लेयर के कौन कौन से हैं। एक साल क्वेश्चन में आया था एनआरई 2 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग दे दे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कौन सी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके ऊपर भी एक सवाल आया था। तो व्हाट इज मेंट बाय एक्टोपिक प्रेगनेंसी? ठीक है जी, व्हाट इज मेंट बाय एक्टोपिक प्रेगनेंसी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आया था, केस था कि भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या चीज है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को माइंड बनाता हूँ कि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो किस शक्ल में आ सकता है। देखिए प्लीज गौर से सुने। दैट इज द यूट्रस एंड विजाइना। इसके बाद आप लोग को ये पता है कि दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स। ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। जितने स्टूडेंट बैठे हैं प्लीज फोकस ऑन द टॉपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब सवाल ये है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होता है इसकी एंड पे ऐसे फिंगर लाइक क्या होती है? प्रोजेक्शन। इसको फिम्ब्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिया। जो फिम्ब्रिया है दैट इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे ट्यूब का जो सेंटर है इसको एम्पुला कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। सो सेंटर ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड एम्पुला। अब सवाल ये है कि इस ट्यूब से अगर हम बाहर जाए, ट्यूब से बाहर जाए तो फिर तो बाहर एब्डामेन है ना। इस एब्डामेन के अंदर यहाँ पे ओवरी है। क्या है? ओवरी है। और ओवरी के अंदर ओवम होता है। क्या होता है? ओवम। फोलिकल्स होते हैं कि नहीं? उन फोलिकल से हर 14 दिन के बाद ईच मंथ क्या निकलती है? हाँ जी, ओवरी से ओवम निकलती है, एंड दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। क्या है? ओव्यूलेशन। अब फीमेल की अगर हम रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी को देखें तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये जो ट्यूब है इसके अंदर वाले साइड पे सीलिया है। क्या है? सीलिया है। और आप लोगों को पता है सीलिया का काम बीटिंग है। क्या है? बीटिंग है। अब ये हम एनआरई 1 में पढ़ाते हैं डिटेल से, बट थोड़ा सा आप लोग को ये हिंट देता हूँ कि ये जो ओवम निकली है ना, कहाँ से? ओवरी से। इट इज इनिशियली टेकन बाय विच स्ट्रक्चर? फिम्ब्रिए। ये फिम्ब्रिए अंदर ले आती है इधर। अब इधर से इसने फास्ता तय करना है कहाँ तक? एम्पुला। लेकिन जो ओवम है ये खुद मोटाइलो नहीं है, इसके साथ खुद फ्लैजेला नहीं है, नथिंग इज देयर विद द ओवम। तो फिर ये फिम्ब्रिए से एम्पुला तक कैसे जाएगी? बाय सीलिया मूवमेंट। कैसे? सीलिया मूवमेंट। अब देखिए जहन ये कहता है, और से सुने इस मार्कर को देखे, अगर ये सीलिया है और इसको ऐसे पुश करे ना तो सीलिया को वापस अपनी जगह पे आने के लिए इसको अप डाउन कर सकती है कि नहीं? ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। और से सुनिए, सीलिया है ना, ये जब इसको फॉरवर्ड पुश करेगी ना तो इस सीलिया को तो दोबारा भी वापस जाना है कि नहीं? तो जब इसको ये ऐसा पुश करेगी तो सीलिया ऐसा रोटेट होकर वापस आती है और फिर इस तरह पुश देती है। इसका मतलब यह है कि जो सीलिया की
पुशिंग इफेक्ट है वो एक डायरेक्शन में है कि दो, ये यूनिडायरेक्शनल है। अगर ये दो में होता तो कभी ओवम इधर जाता कभी इधर जाता, मतलब कभी भी स्पर्म सेल को ना मिल जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीलिया ज्यादा लोग जो समझते नहीं है वो कहते हैं कि अप डाउन, मिसाल के तौर पे इसको कहते हैं बैक एंड फोर्थ। क्या कहते हैं? बैक एंड फोर्थ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ऐसा नहीं है, सीलिया इज अ यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब यह है एक दफा वो पुश करती है तो फिर रोटेट होकर वापस आती है, फिर पुश करती है। ऐसे ये मैकेनिज्म सीखना इंतहाई जरूरी है, बिकॉज दे आस्क बाय द मेडिकल डॉक्टर्स। और जब आप लोगों से कोई पूछे एंड इफ यू डोंट नो द बेसिक आंसर तो फिर इफेक्ट अच्छा नहीं जाता। ठीक है, अब ये जो ओवम है ये इसी तरह सीलिया मूवमेंट की वजह से कहां तक पहुंच जाएगा? ओवम एम्पुला तक। वेरी गुड। नाउ इफ द ओवम रीच टू द एम्पुला इट विल स्टे फॉर 48 आवर्स। कितने घंटे? 48 आवर। अब इस 48 आवर के अंदर अगर इसको स्पर्म सेल मिल जाता है देन द फीमेल विल गेट प्रेग्नेंट। ठीक है जी। अब इस दौरान अगर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो स्पर्म सेल तो वजाना के जरिए ऊपर आती है, असेंड मूवमेंट, एंड दे रीच अप टू द ओवम। नाउ ओवम व्हेनेवर मीट विद द स्पर्म सेल दे कैन फॉर्म जायगोट। ये क्या बनेगी? जायगोट बनेगी। तो इसका मतलब इन दोनों की मीटिंग को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो मेरा सवाल आप लोगों से पहला ये बना कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन अगर इन विच पार्ट ऑफ द ट्यूब? एम्पुला। ये गायनी का क्वेश्चन है। ठीक है जना, एम्पुला में होता है। अब इस जायगोट फॉर्मेशन के बाद चेंज आएगी कि नहीं? जब फर्टिलाइजेशन के ऊपर तकरीबन 10 से कितने दिन गुजर जाएं? 12। कितने? 10 से 12। इधर गौर से सुने तो फिर इसमें जो चेंज आएगी जायगोट के अंदर 12 दिन के बाद उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कहां से, मतलब एम्पुला से होके किसकी तरफ आ रहे हैं? यूट्रस। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जब कहां पे पहुंच जाए? यूट्रस में, और ये अटैच हो जाए इनर लेयर को। इनर लेयर का नाम क्या था? तो इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के बाद जो बच्चा है वो यूट्रस में ग्रो करना शुरू करता है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब कि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन अकर इन द एम्पुला बट इम्प्लांटेशन अकर इन द यूट्रस। समझ रहे कि नहीं? प्रेगनेंसी विल बी नॉर्मल और एबनॉर्मल? नॉर्मल। अब कुछ फीमेल में क्या होता है, गौर से सुने, कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है? नॉर्मल है, बट जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो यूट्रस की बजाय इम्प्लांट भी कहां पे करता है? एम्पुला। तो प्रेगनेंसी तो होगी बट वो एबनॉर्मल होगी। दैट विल बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब समझ रहे कि नहीं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डेफिनेशन ये बना, अ प्रेगनेंसी इन विच इम्प्लांटेशन अकर अदर देन यूट्रस। कि यूट्रस के अलावा कहीं और पे अगर इम्प्लांटेशन हो जाती है, इस कंसेप्ट का नाम क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। अब समझ गए कि नहीं? तो लेके जनाब इसकी एनआरई स्टेप 2 में आप लोग को जो केस दिया होगा वो इस तरह होगा कि एक फीमेल है, यंग फीमेल है, वो कंप्लेंट के साथ आई है। रिसेंटली उसने प्रेगनेंसी प्लानिंग की ट्राई की है और रिसेंटली उसको हुआ है लोअर एब्डोमिनल पेन। क्या हुआ है? लोअर एब्डोमिनल। तो लेके सबसे पहले लोअर एब्डोमिनल पेन। अब मैं बताऊंगा कि ये पेन क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी भी वजह है। इसकी वजह यह है जो फीटस की टिश्यूज है वो कहां पे बन रही है? एनीवन? एक्सीलेंट। ट्यूब के अंदर बन रही है और ट्यूब है छोटी, तो जहां पे टिश्यू बन रही है और जगह छोटी है तो वो स्ट्रेच होगी क्या? नहीं। दैट कैन काज पेल्विक पेन। ये क्या कराएगी? पेल्विक पेन या लोअर एब्डोमिनल पेन। नंबर 1। नंबर 2, प्रेगनेंसी तो है, तो प्रेगनेंसी है तो फीमेल को मेंसेस तो नहीं आएगी, तो फीमेल कंप्लेंट क्या करेगी? एमेनोरिया। किसकी? किसकी? अपनी टाइम पे पीरियड मिस हुए हैं, एमेनोरिया। देयर विल बी नो मेंसेस। लेकिन एंडोमेट्रियम फ्री है कि नहीं है? एंडोमेट्रियम के ऊपर इम्प्लांटेशन हो तो कभी कभार कुछ लोगों में एंडोमेट्रियम के जो सेल है आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं? शेड। तो लेकिन वेजाइनल स्पॉटिंग या वेजाइनल ब्लीडिंग इसको कहते हैं कि वजाइना से ब्लीड आना शुरू हो जाएगी। नाउ यहाँ पे एक फीमेल है वो वरीड होगी कि यार मुझे मेंसेस भी नहीं आ रही, मैं बीटा HCG करती हूँ, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, बट मुझसे ब्लीडिंग क्यों हो रही है और उसको पेन भी हो रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो अगर ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें लोअर एब्डोमिनल पेन हो, वेजाइनल ब्लीडिंग हो और एमेनोरिया हो, तो फिर आपने इस फीमेल की क्या करनी है? बीटा HCG। क्या करनी है? बीटा HCG। यहाँ पे लिखे आप लोगों ने जो टेस्ट करना है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पहला टेस्ट क्या करेंगे? बीटा HCG। और से सुने, बीटा HCG जो टेस्ट है ये हमारे पास मतलब हाई होगा, हाँ जी, बट लो देन रिक्वायर्ड। ऐसा है कि नहीं? इसका मतलब यह है लो देन रिक्वायर्ड। मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है और इसको आप लोगों ने हल कैसे करना है। और से सुने प्लीज, अगर इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती?
अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस में होती तो फिर प्लेसेंटल टिश्यू ज्यादा बनते क्योंकि जगह ज्यादा है, तो बीटा HCG हर 48 आवर के बाद डबल हो जाती है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे जो बीटा HCG है प्लेसेंटल टिश्यू ज्यादा बनेगी ट्यूब में कि कम? कम बनेगी। अब बीटा HCG तो हाई है बट इतना नहीं है जितना हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी में चाहिए, तो इसको कहते हैं कि बीटा HCG इज हाई बट लो देन द रिक्वायर्ड लेवल। ठीक है जी, जितना चाहिए उतना हाई नहीं है। तो फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा? अल्ट्रासाउंड। क्या करेंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासाउंड जब हम करेंगे तो यूट्रस के अंदर हमें कुछ नजर आएगा? नो। तो लेके एम्प्टी यूट्रस। क्या होगी? एम्प्टी यूट्रस। तो ये जब भी आ जाए, अगर एग्जाम के अंदर उसने पूछा है यंग फीमेल में लोअर एब्डोमिनल पेन है, वेजाइनल स्पॉटिंग है, एमिनोरिया है एंड हर बीटा HCG हाई बट लो देन द नॉर्मल, थिंक अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट लेके, जिसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, द अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और से सुने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और एक सर्जिकल है। क्या है? मेडिकल और सर्जिकल। अब आप लोगों से मैम ये पूछेगी कि मेडिकल क्यों करते हैं और सर्जिकल क्यों करते हैं। नंबर 1, अगर एक फीमेल है वो अर्ली डायग्नोज हो जाती है। अर्ली से मुराद ये है कि जो फीटल टिश्यू बने हैं वो कम है। क्या है? स्मॉल है, कम है, और ट्यूब अभी तक जो है ना ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ है। तो रप्चर्ड है कि अनरप्चर्ड? तो फॉर स्मॉल एबनॉर्मल अनरप्चर्ड प्रेगनेंसीज हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मेथोट्रेक्सेट देंगे। क्या देंगे? मेथोट्रेक्सेट। जो मेथोट्रेक्सेट है ये क्या करता है, ये बच्चे के अंदर जो ग्रोथ है उनको क्या करेगा? स्टॉप करेगा, और जो बच्चे की टिश्यूज है वो जाया हो जाएगी। ठीक है जी, मेथोट्रेक्सेट। मिसोप्रोस्टोल हम एबॉर्शन में देते हैं बट वो यूट्रस को कंट्रैक्ट करने के लिए देते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्प्लांटेशन यूट्रस में नहीं है तो हम मेथोट्रेक्सेट देंगे। इट इज गिवन इन अ कंडीशन वेयर देयर इज अ स्मॉल अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी। क्या है? स्मॉल अनरप्चर्ड अर्ली प्रेगनेंसी। बट अगर एक फीमेल है उनकी ट्यूब बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई है और चांस ये है कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो नहीं होगी, तो फिर सल्फेंजेक्टोमी करते हैं। क्या करते हैं? सल्फेंजेक्टोमी। व्हाट इज सल्फेंजेक्टोमी? हाँ, इधर लिखता हुआ आप लोग सर्जिकल में लेके ताकि नजर आए। दैट इज कॉल्ड सल्फेंजेक्टोमी। ऐसा है कि नहीं? दैट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड सल्फेंजेक्टोमी। और एक होता है सल्फेंजोस्टोमी। क्या है? सल्फेंजोस्टोमी। ये भी बता रहा हूं इसका मतलब क्या है, लेकिन इसमें लेके ये चीज मेंशन करे विद इवाकुएशन। क्या चीज? इवाकुएशन। अब मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। अगर फीमेल कहती है कि मैंने आगे भी प्रेग्नेंट होना है और मैं नहीं चाहती कि मेरा ट्यूब रिमूव हो जाए, तो हम ट्यूब में सिर्फ फिर क्या करते हैं? होल क्रिएट करते हैं और जो फीटल टिश्यूज है उसे इवाकुएट करते हैं। तो ट्यूब के अंदर होल क्रिएट करके सिर्फ फीटल टिश्यू को निकालना वो सल्फेंजोस्टोमी विद इवाकुएशन है। बट अगर हम फीटल टिश्यू के साथ साथ पूरे ट्यूब को रिमूव करें तो उसका नाम क्या है? सल्फेंजेक्टोमी है। ठीक है जी, सल्फेंजेक्टोमी में ट्यूब को रिमूव किया जाता है। अगर एक ट्यूब को रिमूव करे, स्टिल वन ट्यूब इज देयर इज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी, बट दो ट्यूब के साथ जो प्रेगनेंसी की चांसेस है वो वन ट्यूब में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट इफ दे आस्क द स्टेशन अबाउट व्हिच प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है जी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर ये है, कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं। देखें, मतलब जो ज्यादातर डॉक्टर्स है वो कहते हैं दैट इज कॉल्ड पेव। क्या है? पेव। देखिए, एनी फीमेल हु प्रेजेंटेड विद पी पेल्विक पेन, किसके साथ? पेल्विक पेन। ए फॉर एमिनोरिया, वी फॉर थिंक अबाउट ई इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये भी है, ठीक है ना, कि अगर एक यंग फीमेल है उसको पेल्विक पेन, एमिनोरिया, वेजाइनल स्पॉटिंग आ जाए, ई फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए कितना आसान है, गाइन इज वेरी इजी। ठीक है ना, जस्ट नीड द बेसिक कंसेप्ट के क्या है, मतलब बेसिक कंसेप्ट हो। अब ये हम एनआरई 1 में जब पढ़ाते पूरे एक महीने की क्लास चलती है, अब 2 के लिए तो इतना डिटेल में नहीं जाता, बट इफ यू हैव द बेसिक दैट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, कुछ ट्रिक्स होती है जो आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है जी, कभी कभार एग्जामिनर एक सवाल करती है, और से सुने, एक फीमेल आती है प्रेगनेंसी के दौरान और उसको वोमिट होती है। क्या होती है? अब वोमिट होती है बट प्रेगनेंसी का टाइम 18 वीक है, 20 वीक है। ये बात जहन खोल के सुने, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अ वोमिटिंग हिस्ट्री इन प्रेगनेंसी बट टाइम 18 वीक है। मिसाल के तौर पे कम से कम 16 वीक से ज्यादा है। कितने? 16 या 13 वीक से ज्यादा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से बात गई है आगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स?
3 मंथ्स, 13 वीक्स होती है, 3 मंथ्स होती है। अब 3 मंथ्स के बाद भी अगर एक फीमेल को प्रेगनेंसी में क्या हो रही है, वोमिटिंग, इतना उल्टिया हो रही है कि उसमें साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन आ जाए, तो इसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर का मतलब इमेसिस मीन वोमिटिंग और ग्रेविडेरम प्रेगनेंसी। तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम वो कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान स्टिल वोमिटिंग इज देयर आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो अर्ली डेज में नोजिया वोमिटिंग होती है कि नहीं? नोजिया वोमिटिंग इन अर्ली डेज ऑफ प्रेगनेंसी, बट दैट शुड बी रिजॉल्व विद इन 3 मंथ्स, दैट इज मॉर्निंग सिकनेस। वो क्या है? मॉर्निंग सिकनेस है, वो अलग चीज है। मॉर्निंग सिकनेस का इलाज जो है विटामिन B6 है, पायरिडोक्सिन, नोविडोक्सिन। ये टेबलेट का नाम सुने कि नहीं? ये हम मॉर्निंग सिकनेस में देते हैं एक फीमेल को, ताकि उसको मतली की कैफियत ना हो। ज्यादा फीमेल वॉमिट भी नहीं करती, उसको जस्ट सुबह सुबह मतली की कैफियत होती है, नोजिया होती है, तो मतलब ये मॉर्निंग सिकनेस है। बट अगर वॉमिटिंग हो जाए और उस पर कितना टाइम गुजर जाए, तो इसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। अब और से सुने, एक फीमेल आती है, उसको एक्सेसिव वॉमिट है। क्या है? एक्सेसिव वॉमिट। तो हम इसको कैसे कम करेंगे? ड्रग ऑफ चॉइस इज ओंडेनसेट्रोन। क्या देंगे? ओंडेनसेट्रोन। ये एंटी एमेटिक है, ऑनसेट के नाम पे आती है, और मेटोक्लोप्रामाइड देंगे। क्या देंगे? मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड का नाम सुना है कि नहीं? विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटोक्लोप्रामाइड ये भी एंटी इमेटिक्स है, ठीक है जी। ये हम देते हैं स्पेशली फॉर द पेशेंट विद हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। और साइक्लिजीन देते हैं, एंटी हिस्टामिन भी दे सकते हैं, ठीक है जी। जो CTZ है, कीमो ट्रिगर जोन है, वोमिटिंग सेंटर, तो एक साइक्लिजीन या मिसाल के तौर पे ओंडेनसेट्रोन और साथ में मेटोक्लोप्रामाइड। और पेशेंट में अगर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड रिससिटेशन भी करते हैं, IV फ्लूइड लगाते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ज्यादा वोमिट करने से डिहाइड्रेशन हो सकती है कि नहीं, तो उसको हमने रिकवर करना है। अब सवाल ये है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आपके पास एक पेशेंट आता है, ये मैं आप लोग को प्रैक्टिकल एक बात बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको सीख सके। एक मरीज आता है, उसको जनाब है वोमिटिंग। क्या है? वोमिटिंग है, बट वो कहता है कि मुझे डायरिया भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा, ये क्लिनिकली आप लोग दुआ करेंगे कि यार किसी ने अच्छी चीज बताई थी। वोमिटिंग है बट मरीज को एट द सेम टाइम डायरिया भी है, मतलब मोस्ट लाइकली इसको जनाब या GERD है। क्या है? GERD है और साथ में डायरिया है। ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। क्या होता है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस। आप उस मरीज को देते हैं मेटोक्लोप्रामाइड। क्या देते हैं? आप लोगों ने डोमेल सिरप का नाम सुना है, या डोमेल मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन है, ठीक है। क्या है? डोम। ये भी एंटी इमेटिक है। क्या है? एंटी इमेटिक है। बट मैं ये बताता हूं कि डोमपेरिडोन इज वेरी सेफ इन गैस्ट्रोएंटेराइटिस। बट आप क्या करते हैं? आप वोमिटिंग को कम करने के लिए क्या देते हैं? मेटोक्लोप्रामाइड। क्या देंगे? मेटोक्लोप्रामाइड। बट मरीज को क्या है? डायरिया है। मरीज 2 दिन बाद आता है, डॉक्टर साहब वोमिटिंग तो नहीं है बट डायरिया बहुत ज्यादा हो गई है। इसका मतलब यह है, ये जो मेटोक्लोप्रामाइड है ना, इसको फार्माकोलॉजी में कहते हैं प्रोकाइनेटिक। क्या कहते हैं? प्रोकाइनेटिक। प्रोकाइनेटिक का मतलब होता है कि ये वोमिटिंग टेंडेंसी को क्या करेगी? कम करेगी, बट GIT मोटिलिटी इंप्रूव करती है, GIT मोटिलिटी को बढ़ाती है। तो अगर आप डायरिया के साथ ये देंगे तो ये डायरिया को वर्सन करती है। इसलिए कहते हैं कि बेस्ट इज डोमपेरिडोन विद डायरिया। डोमेल दे सकते हैं बट मेटोक्लोप्रामाइड नहीं दे सकते। ये याद रखे कि बेस्ट टू अवॉइड मेटोक्लोप्रामाइड फॉर इमेसिस परसेस इफ द पेशेंट हैज कॉन्करेंट डायरिया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। दूसरी बात मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं कि बहुत सारे आप लोगों ने एक डिजीज का नाम सुना होगा, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। ये नाम सुना है कि नहीं? इसमें क्या होता है? शुगर के मरीज में जो स्टमक की मोटिलिटी है वो खत्म हो जाती है, गैस्ट्रोपेरेसिस खत्म हो जाती है। तो ऐसा ड्रग देना है जो मोटिलिटी को इंप्रूव करे कि ना, मोटिलिटी को बढ़ाए कि कम करे? बढ़ाए। और जो स्टमक का गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है वो भी तो बंद नहीं हो पा रहा, तो GERD होती है कि नहीं? तो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में मरीज को अगर उल्टी है तो ऐसा ड्रग देंगे कि उल्टी भी कम करे और मोटिलिटी को भी। इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस इज मेटोक्लोप्रामाइड, जो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि मेटोक्लोप्रामाइड ये एंटी इमेटिक है बट ये प्रोकाइनेटिक्स भी है। क्या है? प्रोकाइनेटिक। ये GIT मोटिलिटी भी बढ़ाती है, ये बहुत है, ये लैक्सेटिव इफेक्ट कराती है। कौन सी? लैक्सेटिव इफेक्ट कराती है। अब इस तरह आते हैं, मैं आप लोगों को इस तरफ लेके जा रहा हूं कि नारी 2 में क्या आएगा। एक मरीजा है, उसकी प्रेगनेंसी पे 3 महीने से टाइम ज्यादा गुजरा है और उसको क्या है? वोमिटिंग है, कंटिन्यूअस वोमिटिंग है उसको। और जब उसका यूट्रस हम चेक करते हैं, उसको कहते हैं लार्ज फॉर डेट। क्या कहते हैं? लार्ज फॉर डेट। कि उसकी जो यूट्रस हाइट है
वो डेट के लिहाज से क्या है, बहुत ज्यादा है। और फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें एम मतलब नो फीटल टिश्यू, फीटल टिश्यू नहीं है, इसको स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, थंडरस्टॉर्म अपीयरेंस, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस यूट्रस कहते हैं। जिसने ये बात, मेरी 3 बातें गौर से सुनी, क्या पता ये स्टेशन आ जाए कि एक फीमेल है उसको एक्सेसिव वोमिटिंग है, क्या है, एक्सेसिव, और इस पे कितने महीने ज्यादा टाइम गुजरे, 3 माह से। और जब उसका यूट्रस हम देखते हैं तो उसका यूट्रस बहुत बड़ा है, जितना नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं लार्ज फॉर डेट, कि डेट के मुताबिक भी क्या है, लार्ज है। बट जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यूट्रस में फीटल टिश्यू नहीं होती, लेकिन बीटा HCG करते हैं तो वो 6 टाइम 5 टाइम ज्यादा होता है। तो बीटा HCG का बहुत ज्यादा होना प्रेगनेंसी है कि नहीं, बट फीटल टिश्यू का एब्सेंट होना नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। ऐसे प्रेगनेंसी को मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी या इसको मोल कहते हैं, हार्डेटेड फॉर्म मोल कहते हैं, समझ रहे कि नहीं। सो मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है, गौर से सुने, देयर इज एक्सेसिव बीटा HCG, द यूट्रस साइज विल बी very enlarged or hyperemesis gravidarum, but when you do ultrasound there will be no fetal tissue, इसको हम molar pregnancy कहते हैं। that is very very important, and the ultrasound will be show snowstorm appearance, वो क्या बताएगी, snowstorm appearance बताएगी। so that is what all about you people must know for the most common cases। एक और केस आप लोग को बता रहा हूँ, जो लास्ट टाइम एक एग्जाम से मैंने लिया था, वो भी चले बताता हूँ। एक कंडीशन आता है पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स, कौन सी, पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स। और से सुनिए क्या है, पेल्विक आर्गन में फीमेल के अंदर यूट्रस आता है, पेल्विक आर्गन में यूरिनरी ब्लैडर आती है, रेक्टम आती है और वेजाइना, ये सारे पेल्विक आर्गन हैं। ये बात समझ रहे, एनी आर्गन इन द पेल्विक एरिया अगर फीमेल के अंदर किसी पैथोलॉजी की वजह से मिसप्लेस हो जाए तो उसका नाम पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स है। अब समझ गए कि नहीं, इसमें ब्लैडर हो सकता है कि नहीं। अगर पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स में कौन सी चीज मिसप्लेस हो जाए, ब्लैडर, इसको सिस्टोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोसील। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने, वैसे इसका नाम याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोसील, ठीक है ना। जिस तरह सिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर है ना, तो सिस्टोसील। अगर पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स में कौन सी चीज मिसप्लेस करे, रेक्टम, वो रेक्टोसील है। क्या है, रेक्टो। बट गायनी में, आर्म्स में, पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स में ज्यादातर यूट्रस प्रोलैप्स करता है। क्या चीज, यूट्रस, उसको यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूट्राइन प्रोलैप्स। अब इसमें फीमेल कैसे आएगी, और से सुने आप लोग के ख्याल में। अगर ये यूट्रस इधर देखिए, मिसाल के तौर पे इफ दिस इज अ यूट्रस, अब आप लोग को मैं एक कहानी बता रहा हूँ जहां से इंपोर्टेंट। नाउ इफ दिस यूट्रस इज प्रोलैप्स टुवर्ड नॉर्मल, मतलब ये पूरा का पूरा यूट्रस अब नीचे की तरफ आया है टुवर्ड वेजाइना, तो फीमेल को लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना में बल्ज फील होगी कि नहीं, फीमेल को हेवीनेस फील होगी कि नहीं। और ये प्रोलैप्स जो है इसके साथ रेक्टम है और यहाँ पे इसके साथ ब्लैडर है, तो ये रेक्टम और ब्लैडर को प्रेस कर सकती है, तो फीकल इनकॉन्टिनेंस और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है। तो देखिए मैंने NRE 2 से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन लिया था, इसको गौर से सुने। अ 35 ईयर ओल्ड ओबीस फीमेल, ओबेसिटी के अंदर वेट क्या होता है, तो प्रेशर पड़ने के चांसेस भी ज्यादा, प्रोलैप्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 35 ईयर ओल्ड ओबीस फीमेल, G5 मीन के नंबर ऑफ टाइम ग्रेविडिटी 5 दफा प्रेग्नेंट हुई है, P5 उसके 5 बच्चे हैं, A0 का मतलब एबॉर्शन नहीं हुआ है। अब समझ गए कि नहीं, मैंने कहा G क्या है और P और A, कि ये फीमेल, G का मतलब ग्रेविडिटी 5 दफा प्रेग्नेंट हुई है, P मीन पैरिटी, इसके 5 बच्चे हैं, मतलब P5 है, और A क्या है, इसका अबॉर्शन नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट जब हिस्ट्री लेती है वो कहती है मतलब किसी भी मदर से आपकी पहले कितनी मरतबा हमल टेरी है, तो वो अगर कह दे 2 दफा तो वो G2 लिखती है, अगर वो कह दे 1 दफा वो G1 लिखती है। फिर कह दे कितने बच्चे मतलब अभी जिंदा है या कितने बच्चे जाया हुए हैं, जो जिंदा है वो पैरिटी है, जो जाया हुए है वो एबॉर्शन है। अब समझ रहे कि नहीं, GPA विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ गायनेकोलॉजी। मैंने क्या लिखा है, G5 P5, इसके कितने बच्चे हैं, 5। तो जितने प्रेगनेंसी ज्यादा हुए हैं, मल्टी ग्रेविडा है, तो उतना पेल्विक मसल ज्यादा यूज होते हैं कि नहीं। और सुने, a 35 year old obese female, G5 P5 A0 presented with sensation of bulge, उसको क्या फील हो रही है, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग, डिस्पेरोनिया, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि प्रोलैप्स के अंदर
sexual intercourse become very very painful, and also mild fecal incontinence. The most likely diagnosis is pelvic organ prolapse. Obesity या heavy weight lifting के साथ अगर bulge फील हो जाए फीमेल को, थिंक अबाउट प्रोलैप्स. वो क्या है? प्रोलैप्स है. अब इधर देखे, अगर ये यूट्रस जो है ना थोड़ा सा बहुत ना होने के बराबर क्या हुआ है? प्रोलैप्स. दैट इज कॉल्ड नॉट सिग्निफिकेंट प्रोलैप्स. मेरी बात समझ रहे हैं? यूट्रस प्रोलैप्स है बट अपनी जगह से ना होने के बराबर हिला है, तो मतलब सिम्टम वगैरह नहीं होंगे. इसको स्टेज 1 कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टेज 1. और से सुने, ये पूछते हैं वहां पे, अगर यूट्रस प्रोलैप्स नॉन सिग्निफिकेंट है, ना होने के बराबर, माइल्ड है एंड नो सिम्टम्स आर देयर, देन दैट इज कॉल्ड स्टेज 1. अगर यूट्रस प्रोलैप्स इतना है कि यूट्रस का कोई पार्ट वेजाइना के अंदर आया है बट स्टिल अपर हाफ में है, किधर है? अपर हाफ, इसको स्टेज 2 कहते हैं. और अगर प्रोलैप्स इतना है कि जिसकी वजह से यूट्रस का जितना पार्ट नीचे आया है वो पूरे वेजाइना में है, इट कवर होल लेंथ ऑफ वेजाइना, तो उसको स्टेज 3 कहते हैं. और कभी कभार हेवी वेट लिफ्ट करने के बाद फीमेल आती है तो उसका यूट्रस जो है वो वेजाइना से बाहर आ चुका होता है. सो इफ द यूट्रस इज कंप्लीटली कम आउट फ्रॉम द वेजाइना, दैट इज स्टेज 4. इसको 4 कहते हैं. तो हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? 4 स्टेजेस इन पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स. ये आप लोग को मैं पीडीएफ सेंड कर मैंने लिखा है इधर पे, ठीक है जी. इसको सिर्फ जस्ट सुने कि नॉट सिग्निफिकेंट माइनर प्रोलैप्स, ये स्टेज 1 है. एक्सीडेंटली डायग्नोज होती है, नो सिम्टम्स इज देयर. अगर प्रोलैप्स है अपर हाफ ऑफ वेजाइना, दैट इज स्टेज 2. होल लेंथ ऑफ वेजाइना, स्टेज 3. एंड इफ द यूट्रस कम आउट थ्रू वेजाइना, दैट इज स्टेज 4. अब समझ गए कि नहीं? प्रोलैप्स की ट्रीटमेंट क्या है? और से सुने. नंबर 1, ओबीज है तो वेट रिडक्शन करें, अपनी वेट कम करें. फाइबर डाइट जो है ना ज्यादा बतानी है. कॉन्स्टिपेशन रिलीव करनी है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होता है. फिर हम क्या करेंगे? स्टेज 1 की नो ट्रीटमेंट. स्टेज 2, 3, इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पेसारीज. क्या कहते हैं उसको? पेसारीज. ये नाम सुने कि नहीं? ये जो पेसारीज होती है ये वजाना के अंदर रखती है और ये प्रोलैप्स को पुश बैक करने में हेल्प करती है, ठीक है जी. और स्टेज 4 के अंदर हेस्टेरेक्टोमी करते हैं. क्या करते हैं? हेस्टेरेक्टोमी. तो ये पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के ऊपर पॉइंट्स आप लोग को आने चाहिए. आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये शायद आप लोगों ने सुना होगा, कार्डियोटोकोग्राफी. ये नाम सुना है? दैट इज सीटीजी. वो क्या है? सीटीजी. कभी कभार ये भी गायनी या ऑप्स के अंदर पूछते हैं सीटीजी. व्हाट इज कार्डियो? हाँ, हार्ट. दिल है कि हार्ट है? समझ रहे कि नहीं? कार्डियो का मतलब क्या है? हाँ, दिल पाकिस्तान तो नहीं है. इसका मतलब ये है कार्डियो मीन हार्ट. ओके. ये जो देखे टोकोलाइटिक एजेंट्स, ये नाम सुना है कि नहीं? टोकोलाइटिक. टोको से मुराद होता है यूट्रस, कंट्रैक्शन. टोको मीन कंट्रैक्शन. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोको मीन कंट्रैक्शन, या टोन जिसको कहते हैं, टोन्स, टोको, ठीक है ना. और ग्राफ का मतलब ग्राफिकली प्रेजेंटेशन. अगर हम एक पेपर के ऊपर ग्राफिकली, कार्डियो का मतलब फीटल हार्ट रेट. कौन सी चीज? फीटल हार्ट रेट. यहाँ पे हार्ट से मुराद क्या है? फीटल हार्ट रेट. और टोको से मुराद यूट्राइन कंट्रैक्शन ऑफ द मदर. तो ऐसा टेस्ट जिसमें हम फीटल हार्ट रेट और यूट्राइन कंट्रैक्शन ऑफ द मदर को मालूम करें, इसको सीटीजी कहते हैं. समझ रहे कि नहीं? तो सीटीजी वो प्रोसीजर है जिसमें हम ये जो हार्ट है, मिसाल के तौर पे इस पे हम मालूम करते फीटल हार्ट रेट. इसकी इंडिकेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, वो भी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. लेकिन एक पॉइंट याद रखे कि इसमें एक्सेलरेशन और क्या होती है? डिसेलरेशन. ऐसा है कि नहीं? अगर एग्जामिनर पूछे ना कि नॉर्मल सीटीजी फाइंडिंग, अगर फीटल हार्ट रेट 110 और 160 के बीच में है, कितना? 110 और 160, इसके बीच में अप डाउन हो रहा है, दैट इज नॉर्मल सीटीजी. वो क्या है? नॉर्मल. अगर मिसाल के तौर पे उस पेज के ऊपर 110 है और 160 है, फिर नीचे तो 100 आएगा ना, फिर 90 आएगा, फिर इस तरह 40 तक आएगा, ठीक है. अगर फीटल हार्ट रेट इस तरह आता है, मिसाल के तौर पे वो कंट्रैक्शन के साथ अप डाउन, एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन कर रहे, बट किसके दरमियान है? 110 और 160, ये नॉर्मल हार्ट रेट है, ठीक है जी. अगर फीटस की हार्ट रेट कुछ यूं आ रही है, देखिए इधर तक आ रही है, फिर उठती है, फिर आती है और फिर उठती है, बट उतना ज्यादा नहीं जितना ये नीचे आती है. एनी हार्ट रेट बिलो 110, अगर 90 तक है तो समझ आती है, 90 से नीचे 60, 50 पे जाए, ये फीटल ब्रेडिकार्डिया है. क्या है? फीटल ब्रेडिकार्डिया. और फीटस में इतना दम नहीं है कि वो खुद को डिसेंड कर सके, तो देन वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर सी सेक्शन. ये क्या करते हैं? सी सेक्शन फिर इसमें करते हैं.
तो जितना डिसेलरेशन कम होगी उतना फीटल ब्रेडिकार्डिया हो सकती है, उसमें भी हम क्या करेंगे, सी सेक्शन ही करते हैं। ठीक है जी। तो ऐसा टेस्ट, इसमें दो ट्रांसड्यूसर यूज होते हैं, माँ की पेट पे रखते हैं दो ट्रांसड्यूसर, एक ट्रांसड्यूसर माँ की यूट्राइन कंट्रैक्शन देखती है और एक फीटल हार्ट रेट देखता है। तो फीट जिस तरह ईसीजी है ना, कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है, तो वो तो एडल्ट में होता है, इस तरह फीटल हार्ट रेट को इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर अगर हम मालूम करें वो सीटीजी है। वो क्या है, सीटीजी है। तो सीटीजी के अंदर ये चीजें है कि बाज़ों का स्टूडेंट को पता नहीं होता सीटीजी है क्या। ये वो डिवाइस है टोकोग्राफ, कार्डियोटोकोग्राफ या कार्डियोटोकोग्राफी, ग्राफी का मतलब प्रोसीजर है, और कार्डियोटोकोग्राफ जो है उस मशीन का नाम होता है जिस पे हम सीटीजी करते हैं। समझ रहे क्या नहीं। तो ईसीजी जिस पे करते हैं, जिस तरह आप लोगों को पता है, मिसाल के तौर पे आई के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर टोनोमेट्री, क्या है, टोनोमेट्री, और जो चेक करते हैं वो टोनोमीटर है, क्या है, टोनोमीटर। इसी तरह सीटीजी कार्डियक टोकोग्राफ ये मशीन है, और कार्डियक टोकोग्राफी इसका डिवाइस, मतलब यह प्रोसीजर है। इसमें हम फीटल हार्ट रेट और यूट्राइन कंट्रैक्शन को मालूम करते हैं। ठीक है जी। तो आप इसके अंदर जितने ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इसमें से इंशाल्लाह आप लोग का स्टेशन आ जाएगा। ठीक है। इसमें कभी कभार आप लोगों ने शायद पास्ट पेपर देखे होंगे, इफिजाटमी सीजर आता है, रेगुले फोर्सेप आता है, या क्यूस्कोस्पेकुलम आता है पेप्समेयर के लिए, वो हम इंस्ट्रूमेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि जो चीज इंस्ट्रूमेंट में आएगी तो उसी के साथ उसका प्रोसीजर हम उस इंस्ट्रूमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब गायनी के अंदर तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हिस्ट्री कभी कभार आती है, लाइक एमेनोरिया है, मेनोरेजिया है, वेजाइनल डिस्चार्ज, ल्यूकूरिया विच इज वेरी वेरी कॉमन इन फीमेल, और साथ में इनफर्टिलिटी है। तो उसकी पीडीएफ तो मैंने लेके हैं, बट अभी ब्रेक करे 15 मिनट, एक हिस्ट्री आप लोग को लिखूंगा कि गायनी के अंदर हम हिस्ट्री कैसे लेते हैं, ताकि आप लोग को फॉर्मेट समझ में आए तो रिमेनिंग हिस्ट्री करना आसान हो जाती है। ठीक है जी। अभी 15 मिनट ब्रेक करे, फिर